नमस्कार। आज हम फिर से मिल रहे हैं वॉइस ऑफ जॉय की दूसरी कड़ी में। इसमें हम दवा कंपनियों के द्वारा मुनाफा कमाने के लिए क्या क्या किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। जाहिर है, जब कोरोना के समय में, इस कोरोना काल में जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो क्यों न शुरुआत कोरोना की दवा से की जाए। हाल ही में ये खबर आई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना में जो रेम रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा रहा है, उन्होंने 4 दवाओं का नाम लिया है। ये इलाज में बहुत ही कम प्रभावी हैं। और ये रेमडेसिविर तो पहली दवा थी जिसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जी को ये इंजेक्शन लगाया गया है। इसके लिए WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल किया 4 दवाओं का। रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऑटो इम्यून ड्रग इंटरफेरॉन और HIV की दवाओं का जो संयोजन है, लोपिनाविर और रिटोनाविर। और यह ट्रायल, जो सॉलिडिटी ट्रायल किया गया, ये 30 देशों के 500 अस्पताल में किया गया, जिसमें 11,266 वयस्क मरीजों ने भाग लिया। और 15 अक्टूबर 2020 को WHO ने इस सॉलिडेरिटी ट्रायल को पब्लिश किया। WHO के नतीजे ये बताते हैं कि ये दवाएं मरीजों की जान बचाने और संक्रमण के दिनों को कम करने में भी कारगर साबित नहीं हुई हैं। हालांकि इन नतीजों की अभी और समीक्षा किया जाना बाकी है। इसको लेके भारत में भी सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने रेमडेसिविर और फेविपिराविर के इस्तेमाल के पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नोटिस भी जारी किया है, लेकिन अभी इसे बंद नहीं किया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भयभीत हो जाएं। कोरोना मरीज को चिकित्सक आवश्यकताओं के अनुसार दवाएं देते हैं, जिससे मरीज ठीक हो रहे हैं। और बहुत ठीक होने की जो प्रतिशत है वह बहुत अच्छा है। और उपरोक्त दवाएं कुछ ही गंभीर मरीजों को दी जाती थी। इस पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी एक बयान जारी किया है, और वो 16 अक्टूबर को किया है। और उसमें ये बताया गया है कि सॉलिडेरिटी थेरेपेटिक्स ट्रायल कंडक्टेड अंडर द एजिज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, in which Indian Council of Medical Research is an active partner. उन्होंने और भी कहा है, द सॉलिडेरिटी ट्रायल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल randomized controlled trial in a pandemic situation for COVID-19 therapeutics spanning 30 countries. India contributed 1/10 of the participant in the trial. आप लोग जो डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं जितनी बातें बताऊंगा इस कड़ी में, सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप सब देख सकते हैं। अब रेमडेसिविर जो दवा है, ये दवा एक अमेरिकन कंपनी गिलेड साइंसेस का है। ठीक है। रेमडेसिविर पे आगे और क्या होता है, ये कोरोना बीत जाने के बाद उस पर और ज़्यादा परीक्षण, चर्चा, रिसर्च होगा। फिलहाल हमें कोरोना के बीत जाने का इंतजार करना चाहिए। और तब तक चिकित्सक जो दवाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो एकदम सही दवाई देंगे, उससे भरोसा करके अपने को चलना है। जहाँ तक बात आ रही थी ये क्या कहते हैं, गिलेड लाइफ साइंसेस की, ये एक अमेरिकी कंपनी है। इसने बर्ड फ्लू, आप लोगों ने सुना होगा, बर्ड फ्लू के समय में भी इसने एक कारगुजारी की थी। बर्ड फ्लू में 9 साल में केवल 100 आदमी का मृत्यु हुआ था। और उस समय वायरोलॉजिस्ट ये चीख चीख के कह रहे थे कि बर्ड फ्लू बर्डों की बीमारी है, मुर्गियों की बीमारी है, वो अभी आदमी के बीच में महामारी के रूप में नहीं फैलेगा। उसके बावजूद गिलेड की दवा टैमी फ्लू, इसी कंपनी का जो अभी रेमडेसिविर लाया है, वो गिलेड साइंसेस की दवा
टेमीफ्लू को उस समय दुनिया भर के 60 से ज़्यादा देशों ने बेच दिया, भारत को ही बेच दिया, जबकि वह आदमी के बीच में महामारी बनी ही नहीं थी। इसके कारण है गिलेड साइंसेस के बहुत बड़े शेयर होल्डर रहे हैं तत्कालीन अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी रम्सफील्ड, डोनाल्ड रम्सफील्ड। वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रहे हैं, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। जैसे ही वो बुश प्रशासन में मंत्री बने, डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने मंत्री बनने के साथ ही साथ वहां का पद छोड़ दिया, लेकिन उनके शेयर रह गए थे। और देखिए एक कैसा कनेक्शन इन लोग जोड़ते हैं कि जैसे ही, और 2003 तक गिलेड साइंसेस को बड़ा घाटा हो रहा था, जैसे ही रम्सफील्ड अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी बने, बर्ड फ्लू का हवा पूरे दुनिया में फैल गया। गिलेड साइंसेस रोश कंपनी के द्वारा अपने दवाइयों का मार्केटिंग करवाती थी, उन्होंने पूरे दुनिया में बेचा और इसमें लाखों अरबों कमाए। खुद डोनाल्ड रम्सफील्ड ने अपने मुनाफा के आने पर, बर्ड फ्लू के नाम से टेमीफ्लू को बेचे जाने पर $5 मिलियन उन्होंने उनका शेयर बेचा, जिसमें $5 मिलियन उनको कैपिटल गेन मिला। शेयर की कीमत तो और ज्यादा थी। और उसके बाद भी 2004 तक उनके पास $25 मिलियन के बराबर के शेयर रह गए थे। यह है कंपनियों की कारगुजारी। ये रेमडेसिविर अभी कोरोना के लिए कोई नहीं बनाया गया है, ये पहले की बनी हुई दवा थी। पहले गिलेड साइंसेस ने इसको इबोला के लिए ट्राई करवाया था। इबोला के लिए इसको फेलियर ड्रग माना जाता है और दवाई पड़ी हुई थी। जैसे ही कोरोना आया, नहीं मालूम क्या कारण है, रेमडेसिविर को एकदम पूरे दुनिया में इसका प्रचार किए जाने लगा। और अब WHO ने कहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं है। तो ये है दवाई कंपनियों की कारगुजारी। अभी तो हमने एक ही दवा कंपनी के बारे में बात की है, वो है गिलेड साइंसेस। आप यदि दवा कंपनियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास को एक बार खंगाल के देखिएगा। उस समय एक जर्मनी में कंपनी IG फर्बेन, ये IG फर्बेन उस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी थी। ये केमिकल बनाती थी और भी दूसरे सामान बनाती थी, सबसे बड़ी कंपनी थी। और ये कंपनी हिटलर की नाजी पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन देती थी। और हिटलर के गैस चेंबर में जिन लोगों को मारा जाता था, उसमें जिस गैस का उपयोग किया जाता था, जिक्लॉन बी, वह भी यह IG फर्बेन कंपनी बनाकर हिटलर को, नाजी सेना को देती थी। और यहां तक तो आरोप है कि IG फर्बेन के अधिकारी हिटलर के सेना को बताते थे कि पास के अमुक देश के इस फैक्ट्री को उड़ाइए और इसको छोड़ दीजिए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, हिटलर ने जब आत्महत्या कर ली, उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स शुरू हुआ। और उस न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में इस IG फर्बेन कंपनी के 23 डायरेक्टर्स को खड़ा किया गया, और जिसमें से 13 डायरेक्टर्स को सजा भी हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इस IG फर्बेन कंपनी को तोड़ दिया गया 3 हिस्सों में। और ये कहा गया कि यदि यह कंपनी बरकरार रहती है इसी रूप में, तो ये तीसरा विश्व युद्ध भी लगा देगी। तो ये है तो दवा कंपनियों का हाल है। और भी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक IG फर्बेन नहीं ऐसा किया है। चिली के राष्ट्रपति सल्वादोर एलेंदो की जब हत्या हुई थी और एक दुनिया के स्वयंभू दरोगा देश के इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसमें भाग लिया था, इस कारनामे को अंजाम दिया था। और आरोप यह है कि उसके लिए भी एक बड़ी कंपनी ने, दवा कंपनी ने धन मुहैया कराया था एलेंदे को हटाने के लिए, जो मुहिम चलाई गई थी। ठीक है, तो ये इन लोगों का कारगुजारियां हैं दवा कंपनियों का। अब आप हम अपने देश में आ जाते हैं। हमारे देश में इन लोगों ने क्या किया है? लेट्रेजोल करके एक
दवाई है अमेरिका की। और ये ब्रेस्ट पोस्ट मेनोपॉजल जो महिलाएं होती थी, जिनका पोस्ट मेनोपॉज होने के बाद जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता था, उसमें कुछ दूसरी दवाइयों के साथ, माने मॉक्सिफेन थेरेपी के साथ लेट्रोजोल दिया जाता था, और उसे ब्रेस्ट कैंसर की दवाई मानी जाती रही है। लेकिन ये 2004 के आसपास भारत में एक भारतीय दवा कंपनी उस लेट्रोजोल दवाई को पूरे भारतवर्ष में मार्केट करने लग गई, और यह क्लेम किया जाने लग गया कि इसको देने से महिलाओं की बांझपन दूर होता है, जबकि अमेरिका में यूएस एफडीए में ये केवल ब्रेस्ट कैंसर की दवाई के रूप में ही थी। बाद में मालूम चला कि वो कंपनी इंडिया में बिना सरकार को बताए अनइथिकल क्लिनिकल ट्रायल्स करके देख रही थी क्या इस लेट्रोजोल से महिलाओं का बांझपन ठीक किया जा सकता है कि नहीं। इसको लेके फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय आंदोलन चलाया। ये बात कई जगह पे उठी, सरकार के सामने रखी गई। आखिरकार उस समय के ड्रग कंट्रोलर ने उसको कुछ समय के लिए बंद करा दिया था, बाद में हालांकि चलाया गया था। तो ये अनइथिकल क्लिनिकल ट्रायल्स का उदाहरण है। भाई कोई भी दवाई की यदि आपको परीक्षण करना है तो आप मनुष्य पे ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, मरीजों को बताया जाता है, वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि आप पे इस दवा का परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन बिना बताए भारतीयों को, हजारों भारतीय महिलाओं को गिनी पिग के रूप में इन लोगों ने उपयोग में लाया, कि समान उपयोग किया उनका। तो ये तो हो गए भारत में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल लेट्रोजोल का भी मामला हुआ है, हमारे देश में तो और बहुत सारे चीजें होते हैं। एक दवाई आती है मिनॉक्सिडिल, वो ब्लड प्रेशर की दवाई है, और ब्लड प्रेशर के दूसरे दवाइयों के साथ उस मिनॉक्सिडिल को दिया जाता है, और ये माना जाता है कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम से बचाता है। आप भारत के खोजने जाएंगे तो शायद ही किसी दवाई दुकान में आपको मिनॉक्सिडिल का टैबलेट मिलेगा, लेकिन यहाँ मिनॉक्सिडिल का बना हुआ क्रीम बहुत मिलेगा, सिर में लगाते हैं। एक्चुअली मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट है कि उसको जब दिया जाता है तो शरीर में बहुत बाल निकल आते हैं। भारत में भारतीय कंपनियों ने बजाय उसको ब्लड प्रेशर की दवाई के रूप में बेचने के, उसका क्रीम और वो लोशन बनाया कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, बाल कम है, वो सिर में लगाएं तो उनका बाल बढ़ेगा। माने साइड इफेक्ट को यहां पे लक्षण बता के बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है, और भी कई दवाइयां हैं, लंबे उदाहरण है, लेकिन मैं एक उदाहरण और दे दूंगा। एक है साइप्रोहेप्टाडीन करके एक दवाई आती है, वो वास्तव में एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक दवाई है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है। उस दवाई का साइड इफेक्ट यह है कि वो भूख बढ़ा देता है, वजन बढ़ाता है, नींद आता है। तो हमारे देश में साइप्रोहेप्टाडीन को कंपनियों ने क्या किया है, भूख बढ़ाने और वजन बढ़ाने के दवाइयों के लिए प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब वो चल रहा है। परेशानी ये है कि पहले के जमाने में जब ये दवा कंपनी इतनी नहीं थी, डॉक्टर्स क्या कंपाउंडर रहा करते थे, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे ये देना है, तो वो दवाइयाँ पीस के मिला के बना के दी जाती थी। लेकिन वो तो 4-5 दशक पहले की बात है। उसके बाद में क्या हो गया, बनी बनाई है फॉर्मुलेशन आने लगे कंपनियों के। अब जो बने हुए हैं उसको क्या कर पाओगे आप, तो मजबूरी में वही दवा चलने लग गई है। तो ये कुछ उदाहरण है कि दवाई कंपनियां किस प्रकार से अपना मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। ऐसे समय पे मुझे शैली जी का एक बात याद आता है। स्वर्गीय शैली जी ने एक सभा में कहा था, मानव समाज में जहां से बाजार की शुरुआत होती है, मानवता ने वहीं पर दम तोड़ दिया था। ये एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, लेकिन केवल समस्याएं बताने से ही हमारी ये वॉइस ऑफ जॉय श्रृंखला खत्म नहीं होगी। हम इसका कुछ उपाय पर भी चर्चा करेंगे। यदि भारत में आज
IDPL, HAL, SSPL, BI, कर्नाटका एंटीबायोटिक तभी भी है, हालांकि मृत माने एकदम ही खत्म हो चुका है टाइप का कंपनी है। IDPL और HAL यदि होती, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड और इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी होती, जो सरकारी क्षेत्र की कंपनी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, और वो बहुत उच्च स्तर की दवाइयाँ सस्ते दामों पे देती थी और वहाँ खुद के रिसर्च भी हुआ करते थे, उन कंपनियों को धीरे धीरे करके किसी भी सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वो उनको मंदी और बंदी के द्वार पे ले जाके छोड़ दिया, उस पर कोई मदद नहीं की गई है। एक सरकार को दोष देने से नहीं होगा, लंबा इतिहास है। चांद पे जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, परमाणु बम बनाने के लिए पूरी खर्च करते हैं, दूसरे देशों से अपने देश की रक्षा करने के लिए मिसाइल पे खर्च करते हैं, हवाई जहाज पे, वायुसेना पे खर्च करते हैं। अरे जब इतने करोड़ों अरबों खरबों खर्चा कर रहे हो तो इसमें तो कुछ हजार करोड़ लगता, ये IDPL और HAL होता। आज सरकार के पास अपने अपनी खुद की दवाई कंपनियां रहती तो वो जनहित में काम करती, उनका इरादा ही मुनाफा कमाना नहीं, जन स्वास्थ्य होता है। तो ये रही सही बात, और मैंने जितनी बातें बोली हैं इनमें से कोशिश की कि सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जो और डिटेल में जाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले। अगले अंक में फिर मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।